नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए और शानदार प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। आज संडे स्पेशल में आपको सारे सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्नों को मैंने बताया है और शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। तो उम्मीद यही करता हूं कि आप सब मन लगा के पढ़ रहे होंगे और आगे निरंतर इसी तरह आपकी जो है अध्ययन जारी रहेगा। सफलता ही एकमात्र ऐसी कुंजी है जो आपकी गरीबी, बेरोजगारी या किसी तरह की चीजों को दूर कर सकती है, ठीक ना। तो यदि सफल होना है जीवन में तो आप जो है क्या बोलते हैं कि अध्ययन करिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। शिक्षा, एजुकेशन इज ओनली वन थिंग्स हु टर्न ऑफ द पॉवर्टी। गरीबी को दूर करने का एकमात्र उपाय शिक्षा, ठीक ना। और शिक्षा पैसा बहुत भी आ जाए और शिक्षित नहीं है तो भी आपके जीवन का बहुत कोई महत्व नहीं है, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से अपने प्रश्नों को आइए देखिए। आज आप सबका दिन है और आप सब जवाब देंगे। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ टिक्का लगाऊंगा और आप सब शानदार तरीके से इस टिक्के को देखिएगा और गलत देंगे जवाब तो मैं भी देखता रहूंगा। तो चलिए, शानदार तरीके से ये हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित, जिसमें आपको पेड 2022 1400 रुपए 1499, लेकिन हम इसको ऐसे काट देते हैं, ठीक ना। हम इसे काट के क्या बताएं आपको, क्या कहेंगे कि इसे आप कर लीजिए कितना, 999 रुपया, क्योंकि 500 रुपया का अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। यदि पेट स्टडी 91 का कूपन इस्तेमाल करेंगे तो 500 रुपए आपको डिस्काउंट मिलेंगे। इस तरह आप देखेंगे तो पेट के बैच 999 रुपए में आपको उपलब्ध है। साथ ही साथ सुपर टेट 5.0 1799 रुपए का आपको बैच है और हिंदी इंडिविजुअल 1499, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपको 1599 रुपए का बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है। ये आपको स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ढेर सारे प्रश्नों के विषय में वहां पे आपको जानकारी मिलती है और किसी तरह की यदि कोई असुविधा है तो उस असुविधा से भी आप रूबरू हो सकते हैं। तो ये आपको एसएससी पेट हमारे संस्था की ओर से, अभी मैंने पीछे ही बता दिया कि 500 रुपए का आपको डिस्काउंट चल रहा है यदि कूपन आपको जो है पेट 91 का प्रयोग करेंगे तो। और साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से पेट की संपूर्ण अध्ययन सामग्री एवं प्रैक्टिस सेट भी आपको तैयार किया गया है, ठीक। तो दोनों आप परचेज कर सकते हैं महाबचत ऑफर के तहत और मात्र 390 रुपए में, 380 रुपए में आपको मिलेगा फ्री होम डिलीवरी के साथ, ठीक। चलिए देखिए, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? ये आपको प्रश्न का जवाब देना है। असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या कर्नाटक? ये एकदम शानदार तरीके से आप सब जो है ये जवाब देते रहिए, मैं भी देखता रहूं कि कितने लोगों का जवाब सही आ रहा है। तो ये एकदम शानदार जवाब शुरू हो गया है। आप सब एकदम सही तरीके से अपने प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं और बिल्कुल सभी लोग लगभग सही जवाब दे रहे हैं। और पश्चिम बंगाल जो है ये इसका आंसर होगा, पश्चिम बंगाल के द्वारा, ठीक ना। पश्चिम बंगाल राज्य का जो सचिवालय है उसे ही क्या कहते हैं, तो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न में देखिए, भारत में औपनिवेशिक स्थापित करने वाला अंतिम विदेशी कौन था? यह प्रश्न थोड़ा सा फंसाने वाला है और यदि आप फंस गए तो गलतियां कर बैठोगे। यदि आप चूंकि ये सोचोगे कि यूरोपियों के आने का क्रम पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा है बेटा, चूंकि क्रम के अनुसार तो अंतिम रूप से फ्रेंच जो है PDEDF ये हुआ, PDEDF एक मिनट, PDEDF यही हुआ, ठीक ना। ये पुर्तगाली हुए, पुर्तगाली ये यूरोपियनों का आने का क्रम है, ठीक ना। ये आपको डच, ये आपको जो है इंग्लैंड के लोग इंग्लिश लोग हैं, ठीक ना। और ये आपको डेनिश और ये फ्रांसीसी, ठीक ना, फ्रांसीसी ये आने का क्रम है, यूरोपियनों के आगमन का क्रम, ठीक ना। यूरोपियनों के आगमन का क्रम,
लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अंतिम विदेशी कौन थे जिसने उपनिवेश स्थापित किए, तब बताइएगा कि भारत में अंतिम उपनिवेश स्थापित करने वाले कौन थे, तो अंग्रेज थे। ठीक ना, अंग्रेज यहाँ पे जवाब होगा। और शानदार, कुछ लोगों का गलत जवाब एकदम जबरदस्त तरीके से रहा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उसके साम्राज्य का संस्थापक था, यानी मुगल साम्राज्य का कौन संस्थापक था, घेलुआ प्रश्न है। और एक आदमी का गलती नहीं होना चाहिए, और यदि गलती किए तो इसके जिम्मेदार आप सब होंगे। ठीक ना, गलतियों के जिम्मेदार आप सब होंगे, और गलतियां अक्षम्य हैं, क्षम्य योग्य नहीं है। ठीक, तो ये आपको बाबर के द्वारा आपको जो है मुगल वंश की स्थापना की जाती है। कब की जाती है, तो 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के उपरांत बाबर ने एक नए राजवंश मुगलिया वंश के स्थापना करता है। ठीक, और बाबर का शासनकाल भी आप सबको पता है। बाबर का कार्यकाल जो है ये 1526 से 1530 तक भारत में बाबर आपको रहा, और इसने आपको कई पद्धतियों का जनक इसे बोलते हैं, बाबर को कई तो ये बातें हैं। चलिए, आल्प्स पर्वत कहां से देखा जा सकता है, यानी कहां से देखा जा सकता है आल्प्स पर्वत को, पेरिस से, लंदन से, स्विट्जरलैंड से या रोम से। ये आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में स्थित है। ठीक ना, और ये आपको कहां से, तो स्विट्जरलैंड से देखा जा सकता है। एकदम सभी का जवाब बिल्कुल शानदार है, और सभी लोग अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हो। ठीक ना, आज आपका दिन है, मेरा नहीं। ये आप सब हम तो बताएंगे बस। लौह एवं इस्पात संयंत्र यानी टिस्को की कहां स्थित है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो कुछ मेरा जी नहीं मानता है, बता ही देता हूं। 1907 ईस्वी में जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा के द्वारा आपको जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये आपको कहां है, जो जमशेदपुर में है। जमशेदपुर किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। ये भी बता दीजिएगा, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पर है। चलिए, इसे टाटा नगर भी कहते हैं। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है, हिमालय और शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक और विंध्य पहाड़ी, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी, अरावली और सतपुड़ा पहाड़ी। तो नर्मदा जिसका उद्गम कहां हुआ है, तो अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से आपको निकलती है। और ये इसे गुजरात की जीवन रेखा भी बोलते हैं। ठीक ना, गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है, जीवन रेखा कहते हैं। और पश्चिम की ओर गिरने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक, पश्चिम की ओर, हाँ जी, पश्चिम की ओर गिरने वाले सबसे लंबी नदी, ये सबसे लंबी नदी के रूप में है। ये भी आप याद रखिए। तो ये कौन सी है, तो विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियों से होकर यह बहती है। ठीक ना, कहां से, तो विंध्य एवं सतपुड़ा के पहाड़ियों से होकर बहती है यह नदी। चलिए नेक्स्ट, शानदार तरीके से आपको परमाणु के नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं, तो प्रोटॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आपको परमाणु के नाभिक के अंतर्गत कौन रहता है, तो बताइएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको जो है परमाणु के नाभिक के अंदर रहते हैं। ठीक ना, आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आप किसने आविष्कार किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ईंट पर नाच यदि आता होगा तो आप थोड़ा सही जवाब दे लोगे। ठीक ना, सत सहस्त्रयी संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किसका है, तो सत सहस्त्रयी का मतलब होता है 1,00,000 जिसमें ग्रंथ आपको श्लोक है, और वो कोई और नहीं, वो महाभारत है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ। ठीक ना, विश्व का सबसे बड़ा महाग्रंथ के रूप में भी जानते हैं। इसके रचनाकार वेद व्यास द्वारा यह रचित है। ठीक ना, वेद व्यास ने इसकी रचना की, प्रारंभिक नाम इसका जय संहिता है। ये सब बातें भी आप सब पता है, चूंकि मैं हर एक बात बताना
समझता हूं उचित, ठीक ना। रज्मनामा के नाम से फारसी में इसका अनुवाद भी किया गया है। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन की भाषा क्या थे? तो अमृत बाजार पत्रिका ये आपको आजादी के समय वर्नाक्यूलर प्रेस से बचने के लिए इस पत्रिका ने अपना संस्करण ही चेंज कर लिया था रातों रात, ठीक ना, और बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था। तो कौन सा था? तो बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। ये बात भी आप सब याद रखिए। शिशिर कुमार घोष के द्वारा संपादित था। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, ये भी बात याद रखिए, इसके संपादक थे, संपादक। और मोतीलाल घोष भी थे, एवं मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष, ये दोनों भाई थे। ये दोनों के द्वारा आपको संपादन किया जाता था और ये समाचार पत्र रातों रात अपना संस्करण बदल लिया था। चलिए नेक्स्ट देखो भैया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, महात्मा गांधी हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक ना, इसमें ये आपको गुजराती भाषा में लिखा गया है। गुजराती भाषा में आपको लिखा गया है और इसमें गांधी जी जो है, गांधी जी के जन्म से लेकर 1921 तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है, घटनाओं का वर्णन मिलता है। और इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी का ये आत्मकथा है, ठीक ना। महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक ना, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ये महात्मा गांधी जी की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में आइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको पढ़ाया गया है। 500 से अधिक वीडियो क्लासेस हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ मटेरियल भी है और आप सबकी सफलता में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक ना। ये हिंदी व्याकरण अब आपको जो है मात्र 249 रुपए में, ठीक ना, ये नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। नील विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो नील विद्रोह आपको हुआ कब था? तो ये 1859-60 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। और ये आपको कहां हुआ था? तो पश्चिम बंगाल, ठीक ना, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में, ठीक ना। नादिया जिले के गोविंदपुर गांव का नाम था पश्चिम बंगाल नादिया जिला। नादिया जिला में आपको जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक भाइयों के द्वारा आपको यह आंदोलन किया गया था, यह विद्रोह किया गया था। और कह सकते हैं 1857 के क्रांति के बाद यह प्रथम विद्रोह था और इसका समर्थन हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ आपको नील दर्पण नामक नाटक में दीनबंधु मित्र ने इसका बड़ा ही विधिवत तरीके से उल्लेख किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोपला विद्रोह किससे प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो मोपला विद्रोह यदि देखा जाए तो अंतिम में 1921 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ और यह मुसलमानों का प्रथम सफल विद्रोह माना जाता है, ठीक ना। ये बाद में ये आपको हिंदू मुसलमान के बीच का विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये केरल के मालाबार तट पर यह विद्रोह सर्वप्रथम हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन बेटा ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को आपको बंबई में, कहां पे? बंबई के गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक ना, संस्कृत महाविद्यालय में आपको हुआ ये, ठीक। और जिसके WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक।
तो ये सभी बातें याद रखिए, गलती नहीं करिएगा, मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट देखो भैया, भारत में पहली बार जन गण मन कब गाया गया? तो जन गण मन आपको पहली बार जो है कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया। और ये आप बताओगे कि कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता उस समय किसने की थी, ठीक ना? मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताओगे। चलिए, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बना? तो त्रिपुरी अधिवेशन ये कांग्रेस का 52वां अधिवेशन है बेटा, ठीक ना? 52वां अधिवेशन कांग्रेस का है और ये सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच वैचारिक तालमेल नहीं होने के कारण, गांधी जी के कारण सुभाष चंद्र बोस जो है इस पद से त्यागपत्र लगा देते हैं। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहीं पे अजात शत्रु के उपाधि मिलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो, वर्तमान समय में आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है? तो आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, तो ये आपको इसका वित्तीय वर्ष देखोगे तो 1 जुलाई से 30 जून जो होता है आरबीआई का वित्तीय वर्ष माना जाता है। 1 जुलाई से 30 जून आरबीआई का वित्तीय वर्ष है। नेक्स्ट, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको जो है 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने बताया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। ये कार्ल मार्क्स है। जबकि एडम स्मिथ जो है पूंजीवादी व्यवस्था के जनक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं, अर्थव्यवस्था के जनक। साथ ही साथ स्मिथ जो है, एडम स्मिथ, ये आपको अर्थशास्त्र के भी जनक है, अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं, ठीक ना, जनक। और इन्होंने, अभी प्रश्न है इसीलिए बातें और नहीं बता रहे, तो ये भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, हरित क्रांति, और हरित क्रांति 1966-67 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और इसका जो केंद्र था वो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत हुई। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। जबकि सर्वाधिक फसल के प्रभावित फसल के रूप में गेहूं और चावल माना जाता है। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? बड़ा ही विकट सा प्रश्न है। पिछड़ी, विकसित, विकासशील या अल्प विकसित? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये विकासशील प्रकार की अर्थव्यवस्था है। विकसित अमेरिका की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की सभी व्यवस्थाएं जो है विकसित हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था आपको जो है विकासशील है। पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व के तीसरी सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट देखो, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये एडम स्मिथ के द्वारा कहा जाता है। किसने? एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ठीक, तो ये आप एकदम आसानी से पढ़ते चलो, देखते चलो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये आपको मिलान करने के लिए है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते चलिए, देखते चलिए प्रश्नों को। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? तो 1951 से 52 के बीच आई। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से आपको इतने, और छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के बीच। तो इस तरह 2 3 4 1, ये 2 3 4 1 ऑप्शन संख्या आपको टू इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 2 जो है ये शानदार तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, तो चलिए
एकदम जबरदस्त। आप अपनी तैयारी अनवरत रूप से इसी तरह जारी रखें और सभी लोग खूब मन लगा के पढ़ते ही चलें। ये हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा हिंदी इंडिविजुअल का क्लास पढ़ाया गया है। खूब मन लगा के पढ़िएगा और जो भी परचेज किए होंगे वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा, चूंकि समय पर्याप्त देते हैं सर, 6 महीने में आपको यदि हिंदी नहीं आई तो बाकी की चीज़ें बड़ा मुश्किल है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? वैसे मूल अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आपको जो है उद्देशिका यही आपको संविधान का जो है आत्मा कहलाता है। जबकि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने, B.R. अंबेडकर ने आत्मा कहा है। B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, कि आत्मा कहा है, ठीक ना, कहा। तो ये बात भी याद रखिए। नेक्स्ट, ये आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए है और सूचियों के नीचे दिए गए आपको चयन करना है। तो आपको जो है वित्त आयोग किसमें उल्लेख किया गया है? 280 में। सर्वोच्च न्यायालय किसमें किया गया है? आपको 124 में। निर्वाचन आयोग किसमें है? 324 में। और आपको लोक सेवा आयोग 315 में। तो इस तरह 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर होगा। 4 जो है ये बिल्कुल आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चा, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो आपको जो है 18 उपाधियों का अंत, 17 आपको जो है कि छुआछूत का अंत, और आपको जो है रोजगार में अवसर की समानता, ठीक ना, यानी रोजगार में अवसर की समानता आर्टिकल नंबर 16, धर्म, मूल, वंश, जात इत्यादि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है आर्टिकल नंबर 15, ठीक ना। 15 किसका? धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर, लिंग, जाति आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। और अवसर की समानता यहां पे कर लेना, अवसर की समानता यानी रोजगार में, नौकरी वोकरी में यही है। और उपाधियों का अंत ये भी बातें आपको यहीं पे किया जाता है। धर्म, मूल, वंश इत्यादि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक ना। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आपको यहां पे मिलेगा। तो आप सबसे ये कहना है कि आप लोग अनुच्छेद जो है कि 1 से लेकर और 51 तक तो बिल्कुल रट डालिए। 1 से 51 तक आप बिल्कुल रट डालिए, बहुत ज्यादा नहीं है, एक लाइन है, 51 लाइन आप पढ़ोगे, आसानी से आप जवाब दे लोगे। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स वेबर ने, लॉस्की ने, मॉन्टेग्यू ने, या आपको हॉब्स ने? तो हॉब्स और लॉक जो है, लॉस्की नहीं, जॉन लॉक, लॉस्की भी है, ठीक ना। हॉब्स के द्वारा आपको जो है ये नहीं बल्कि मॉन्टेग्यू के द्वारा दिया जाता है। मॉन्टेग्यू फ्रांस के रहने वाले हैं और ये कहते हैं कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। और यही बात आपको शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को इन्हीं के द्वारा दिया गया है, ठीक ना। ये मॉन्टेग्यू के द्वारा शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट देखो बाबू, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के विषय में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कह दे, यह कथन किसने कहा है? तो ये 1909 का अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और इसी अधिनियम के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की आधारशिला रखी गई थी। अब आपको जवाब देना है कि आप इसका कैसे रूप में देते हैं,
तो ये आपको के.एम. मुंशी साहब ने आपको कहा था कि 1909 का अधिनियम जो है उभरते हुए लोकतंत्र को जान से मार डाला। और इसके विषय में मार्ले स्वयं कहता है, हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा। साथ ही साथ गांधी जी ने कहा कि 1909 का अधिनियम तो हमारा सर्वनाश ही कर दिया। ऐसी बातें गांधी जी के द्वारा कही जाती है। नेक्स्ट, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए, ये आपको वित्त आयोग में आपको 280, आपको वित्तीय आपात 360 कर लीजिए, संवैधानिक संशोधन 368, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये आपको जो है अखिल भारतीय सेवाएं 312 में। तो इस तरह से पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का पहला और चौथे का दूसरा, यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा। 2 जो है ये विकल्प बिल्कुल सही आपका जवाब है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। अब यहाँ पे 7वीं सूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, तो एकदम आसान सा है। 8वीं अनुसूची में आपको भाषाओं का उल्लेख है, 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का है, 9वीं अनुसूची में आपको जो है कि 10वीं में दल बदल है और 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि द्वारा मान्यकरण यानी भूमि सुधार अधिनियम जो है ये इसी अधिनियम 9वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर होगा। ठीक ना, 4 जो है ये आपको बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो पंचायत में चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक ना, जिस राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का चुनाव होगा वहां पे राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? आपको जो है 300, 360, 389, 399, तो कुल सदस्य बच्चा ये आपको कितने थे तो ये बताना है। ठीक ना, तो कुल सदस्य कितने थे? बड़ा ही शानदार सा जवाब है और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सही बताएंगे और 389 था। ठीक ना, लेकिन आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग के जाने के बाद, मुस्लिम यानी लीग के जाने के बाद सदस्य जब हट जाते हैं तब सदस्यों की संख्या कितनी रहती है? 299 रहते हैं, जिसमें 294 जो है ये निर्वाचित है। ठीक ना, 294 निर्वाचित थे, ये बात भी आप सब याद रखिएगा। संविधान सभा जिसकी बैठक आपको कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसकी सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। ठीक ना, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, मिशन की सिफारिश पर, ये बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक ना, सिफारिश पर आपको चीजें हुई थी। और पहले अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसी शक्ति है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये आपको किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद आपको 1 2 3
अनुच्छेद 123 जब संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति, ठीक ना, ये अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति आपको किस तरह की है, तो एक प्रकार की विधायी शक्ति है, ठीक ना, राष्ट्रपति की यह विधायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। 1 और 2 आपको जो है ग्राम द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये अशोक मेहता के द्वारा दी जाती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आपको जो है इनके द्वारा, आपको पंचायतों का चुनाव और नगर पंचायत, बड़ा ऑप्शन और पटासा दिया है, नगर पंचायत आपको इसका और इसका, यानी पहले का तीसरा, दूसरे का आपको दूसरा, चौथे का आपको तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। तो 3, 2, 1, 4, ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर होगा। 4 जो है ये आपको बिल्कुल सही जवाब होगा और सभी लोगों का जवाब भी शानदार है। आज नाम नहीं, चूंकि समय कम है, 1 घंटे में 50 से अधिक प्रश्नों को कराना भी कठिन होता है, ठीक ना। तो आइए शानदार तरीके से हम सब अपने अध्ययन को जारी रखें। इसीलिए मैं कमेंट बॉक्स की ओर ताकना ही बंद कर दिया कि नहीं ताकेंगे भैया, और आप सब पढ़िए। यूपी SSSC पेट 2022 नया बैच प्रारंभ है। अप्लाई कूपन आप कर सकते हैं, ये स्टडी 91 का कूपन है और पेट 91 यदि करेंगे तो लगभग आपको जो है 500 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 500 रुपए आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी जो आपको 1499 रुपए का बैच है ये आपको कितने में मिलेगा, तो 999 रुपए में, मात्र 999 रुपए में आपको उपलब्ध है, ठीक ना। इसके अलावा आपको सुपर टेट 5.0 नया बैच शानदार तरीके से संचालित है, वीडियो क्लासेस है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल है। तो ये सभी चीजें आप सब खूब मन लगा के पढ़िए और शानदार तरीके से अपने अध्ययन को जारी रखिए, ठीक। चलिए, ये क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो क्षेत्रीय परिषद का गठन आपको कब किया गया, तो 1956 ईस्वी में आपको जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया। और वर्तमान में आपको 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कितनी? 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो कह सकते हैं गृह मंत्री होता है। अध्यक्ष के रूप में गृह मंत्री होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चा, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे, तो नीति आयोग जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जनवरी 2015 को नीति आयोग बना, ठीक ना। और इसके प्रथम सीईओ सिंधु खुल्लर साहब थे, ठीक ना, सिंधु खुल्लर इसके प्रथम आपको। और वर्तमान में सुमन बेरी जो है ये वर्तमान में है। वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन स्थापना कब हुआ, तो ये आपको इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, प्रथम अध्यक्ष, ठीक ना, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र ये आपको जो है इसके पहले अध्यक्ष हुए थे। और 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक ना, विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में आपको मनाते हैं, ये बातें भी याद रखिए। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो इसके आपको नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति आपको की जाती है, ठीक। अब यहां पे पूछ रहा है कि ये कितने साल की, तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें आपके लिए है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, मैसूर के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थे? ये आपको गोमतेश्वर, ये बाहुबली की प्रतिमा है, इसे जीनसेन बाहुबली, जीनसेन बाहुबली, बाहुबली की प्रतिमा भी कहते हैं। यहां पे प्रत्येक 12 वर्ष पर आपको 12 वर्ष पर महामस्तिकाभिषेक, महामस्तिकाभिषेक कराया जाता है, ये प्रत्येक 12 वर्ष पर। और इसका निर्माण आपको चामुंड राय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? चामुंड राय के द्वारा आपको कराया गया था। बृहदेश्वर मंदिर है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या तेलंगाना में, तो बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं इसे, ठीक ना, राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और आपको इसकी स्थापना कब हुई? तो 1010 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। किसने कराया? तो राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम के द्वारा आपको ये स्थापित हुआ। और ये कहां है, किस शैली में है? तो द्रविड़ शैली में है, ठीक ना, द्रविड़ शैली में। और कहां है? तो आपको तंजाउर या तंजौर तमिलनाडु में, ठीक ना, तंजौर तमिलनाडु में आपको है। तो इस तरह से आप तमिलनाडु लगा सकते हो और शानदार तरीके से आप अपनी सभी प्रश्नों को इजी वे में जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो, ठीक ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, ये आपको जो है, ये इसरो, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई, ठीक ना, कब? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना की गई है। तो ये सभी को जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्या, ठीक ना, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। लगता है आप सब दुखी हो गए हैं कि सर जी ही कुल आंसरवा सर जी कर दे रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, चूंकि नहीं करूंगा तो आप सबको भी दिक्कतें आ जाएंगे, चीजें नहीं समझ में आएंगी तो दिक्कत होगी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपको कहाँ है? चलिए आप ही बताइए। अच्छा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान तो आप लोग सभी को पता है और गलती उम्मीद नहीं है कि कोई भी करेगा। ये कानपुर में है, लखनऊ में, झांसी में या नई दिल्ली में? तो आप बताइएगा कि ये कानपुर में है राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। जबकि भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछेगा तो आप बताइएगा लखनऊ। 20 अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो भी बताइएगा लखनऊ। आपको भारतीय चारागाह संस्थान पूछेगा तो बताइएगा आपको झांसी। और दिल्ली में तो बाकी जितना बचता है तो मैक्सिमम रिसर्च संस्थान आपको दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको नई दिल्ली में है। लिखना तो नहीं पड़ेगा ना, लिख दूं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान, ये याद रखिए, ठीक ना। और यहाँ पे झांसी में भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान, भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान और भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, भारतीय विष अनुसंधान संस्थान। ये विष भी है, औषधि भी है, ठीक ना। औषधि और विष दोनों यहीं पे है, बाकी की चीजें आप सबने कर लिया है। वन अनुसंधान संस्थान के स्थापना कब हुई? वन अनुसंधान संस्थान आपको इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेटा देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून में है। जबकि भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तब बताइएगा आपको वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बता दीजिएगा भोपाल में है, ठीक ना। भोपाल लगाइएगा आप सब, ठीक। लेकिन इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में आपको जो है वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई है। नेक्स्ट,
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ या नई दिल्ली, तब बताइएगा लखनऊ में है। जबकि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको जो है ये कोयम्बटूर में है, ठीक ना। अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको कोयम्बटूर में है, केंद्रीय बात है, ठीक ना। और जब आपको ऐसे पूछे तो यहां आप जवाब दोगे कि लखनऊ में है, ठीक ना, लखनऊ में है। ऐसे केंद्रीय कहाँ है? तो आपको यहाँ पे है। तो ये सभी महत्वपूर्ण चीजों को आप सब देखते चलिए और उम्मीद यही करते हैं कि आपके प्रश्न कोई भी गलत नहीं होंगे, ठीक ना। और सभी लोग शानदार तरीके से अपने अध्ययन को जारी रखिए और सभी मन लगा के पढ़ते चलिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में, श्रीहरिकोटा में, बेंगलुरु में या देहरादून में? आपको कहां पर है यही प्रश्न आपको जवाब देना है, ठीक ना। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है? तो कभी आप एक रॉकेटरी मूवी आई है, ठीक ना, जरूर से देखिएगा। और दक्षिण भारत में की मूवी है टॉलीवुड की, तो ये आप रॉकेटरी देखिएगा। उसमें नाम्बियार जो है वही बड़े फेमस है। नाम्बियार के द्वारा निम्बो या निम्बी क्या कहता है मूवी में, तो ये जरूर से देखिए। और आपको जो है तिरुवनंतपुरम में भारतीय स्पेस रिसर्च सेंटर जो है ये चीजें आपको मिलेंगी, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स है। और प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, आपको बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, ये सभी नितिन सर के द्वारा आपको शानदार तरीके से दिया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया गया है, ठीक ना। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर रूप से जारी रखें, यही आप सबसे उम्मीद भी है। और खूब मन लगा के पढ़िएगा। ये जो है ये किताब नहीं है बेटा, ठीक ना, ये पीडीएफ मोड में है, ठीक ना। यहाँ लिखा हुआ है ई बुक, और ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा, ठीक ना, पीडीएफ के रूप में। लेकिन पूरी किताब आपको उपलब्ध है हमारी संस्था की ओर से। वही नोट्स है जो नितिन सर ने यूट्यूब पर किताब कापी पढ़ाए हैं, तो वो उनके हैंड रिटेन नोट्स हैं। नेक्स्ट देखो, ये आपको एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? और ये पहला नोबेल भारतीय कौन थे जिसने प्राप्त किया था? तो ये आपको जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। किसे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जब आपसे पूछे कि गणित का नोबेल किसे कहते हैं, तब क्या जवाब देंगे? गणित का नोबेल किसे कहते हैं, नोबेल किसे कहते हैं, कोई बताएगा? तो एबल पुरस्कार को एबल पुरस्कार जो है इसे ही गणित का नोबेल भी कहते हैं, ठीक ना। ये मैंने कई बार आप सबको बताया है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे, प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे ने पाया था। आचार्य विनोबा भावे, ये याद रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो भैया, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? बड़ा लोग गलती करते हैं, ठीक ना, चूंकि नमक सत्याग्रह का नाम है दांडी मार्च, ठीक ना। और लोग सोचते हैं कि शुरू कहां से किए? तो दांडी से किए। नहीं बेटवा, ये जो है ये शुरू करते हैं साबरमती से, और अंत कहां से करते हैं? तो दांडी जाकर नमक कानून तोड़ते हैं। और यहीं पे इस यात्रा की शुरुआत जो है 12 मार्च जो है 1930 ईस्वी को गांधी ने शुरू किया। ये साबरमती से, कहां से? साबरमती से, मती से। और आपको जो है कि 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी में जाकर, दांडी में ये जो है नमक कानून को तोड़ते हैं। और कई बजे? तो 8:30 बजे अपने हाथ से मुट्ठी में नमक उठाते हैं। और जो है चूंकि उस समय नमक पर टैक्स बहुत लगता था, आज तो नमक फ्री है ना, उस समय बड़ा टैक्स लगता था, ठीक। तो ये बातें आप सब याद रखिएगा। महात्मा गांधी की दांडी मार्च की तुलना
सुभाष चंद्र बोस ने आपको हिटलर नेपोलियन के आपको जो है कि एल्बा से और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। तो ये जबरदस्त तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो। लगभग 390 किलोमीटर की पद यात्रा गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने भी किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित को मिलान करिए। गोविंद बल्लभ पंत, ये कहाँ है? रिहंद पर है, ये रिहंद नदी पर है। आपको जो है परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, और फिर आपको जामनी बांध जामनी नदी पर, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर। तो इस तरह से आप पहले का बी लगाइएगा और दूसरे का सी लगाइएगा, तीसरे का डी लगाइएगा और चौथे का ए लगाइएगा। बी सी डी ए ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर होगा। एक जो है ये बिल्कुल शानदार सा जवाब है। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आपको सुभाष जी को देश नायक की उपाधि दी गई थी। और इन्हें नेताजी किसने कहा था? तो नेताजी की उपाधि किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा दी गई थी, ठीक ना। एडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दिया था और कहा था, मैं तो सिर्फ 30 लाख जर्मनों का नेतृत्व करता हूं, आप 1.25 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व करते हैं, असली में वास्तविक नेता आप ही हैं, ठीक ना। ऐसी बातें हिटलर के द्वारा कही जाती है। और सुभाष बाबू के विषय में यह भी कह सकते हो कि जैसे अभी एक तुलना करिए तो उस समय गांधी जो थे वो सूर्य थे भारतीय राजनीति में, और सभी कांग्रेसी नेता उस सूर्य की ओर परिक्रमा कर रहे थे ग्रहों की भांति। सुभाष एक स्वयं में ग्रह थे जो कि सूर्य की परिक्रमा न करके अपनी परिधि की परिक्रमा कर रहे थे, ठीक ना। इतना बड़ा महत्व था उनका, और वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो बहुत ही महान लीडर थे। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता आपको राइट टू इंफॉर्मेशन ये यहीं से मिलता है, और इसे आपको आर्टिकल नंबर 19 के क में, ठीक ना, 19 क में आपको प्रेस की स्वतंत्रता की बातें की गई है, ठीक ना। और इसी के तहत सूचना का अधिकार भी आप आगे आओगे तो सूचना का अधिकार के विषय में भी आपको यहीं से मिलेगा। 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को सूचना का अधिकार आपको दिया गया, ठीक ना। वैसे 19 क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और देखते होंगे चुनाव के समय में सोनिया गांधी एकदम जैसे अभी देख रहे होंगे मोदी को रथ पर हाँकते हुए, बाकी सारे लोग पीछे से उसके रथ के जो लगाम होते हैं लगाम बन जाते हैं और मोदी हाँकते हैं ही, ठीक ना। तो ये सब चीजें आपको जितना इंडिया टुडे का कार्टून उटून बनता है ये सारा आपको प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 19 के तहत मिलता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान अंटार्कटिका है। वैसे ऑप्शन में देता कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तब आप गोबी को देते, जो कि एशिया में है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। बाकी नहीं है तो आप अंटार्कटिका को देंगे, इसलिए देंगे कि पूर्णतया बर्फ आच्छादित है, ठीक ना। तो ये आप याद रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो भैया, ये आपको भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 1000 बार सर ने बताया है आपको, सतीश सर के द्वारा, मेरे द्वारा, सब लोगों के द्वारा, नितिन सर के द्वारा। ये सब प्रश्न एकदम कॉमन से प्रश्न है। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं जिसे मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक ना। मानसूनी वर्षा वन, ठीक ना, वर्षा वन के नाम से आपको इन्हें जानते हैं। तो ये आपको जो है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, ठीक ना। ये आसान सा मिलान है। देवप्रयाग, ये एक तरफ गंगा नदी में यानी गंगा नदी के विकास का क्रम है कि कौन कौन से स्थानों पर आकर कहां कहां कौन सी नदी मिलती है। तो आपको जो है कि देवप्रयाग में आपको अलखनंदा एवं भागीरथी आकर मिलती हैं, और वहीं विष्णु प्रयाग में धौली गंगा एवं विष्णु गंगा आकर मिलती हैं। कर्ण प्रयाग में आपको जो है कि पिंडार एवं अलखनंदा मिलती हैं। रुद्र प्रयाग में पिंडार एवं मंदाकिनी मिलती हैं। तो इस तरह पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। कहीं है ऑप्शन भैया? 3
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2। ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर होगा। 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए एक तरफ झील है और दूसरे तरफ आपको जो है मिलान करने के लिए दिया है। अब यहाँ पे आप जो है लोनार झील आपको किस प्रकार का झील है, तो ज्वालामुखी झील है और ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक ना। और इसके बाद आपको जो है बूलर झील आपको कहाँ है, तो बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपको पता है। फिर आपको पुलिकट झील मणिपुर में है और लोकटक झील आपको जो है एक मिनट गलती देगा, ये आपको देखिए बूलर झील जम्मू कश्मीर में, लोनार झील महाराष्ट्र में, पुलिकट झील आपको जो है तमिलनाडु में, लोकटक झील आपको जो है मणिपुर में। तब आप मिला लीजिए, पहले का आपको दूसरा, दूसरे का चौथा, चौथे का तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। कहीं है 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन संख्या आपको जो है 4 इज योर राइट आंसर होगा, ठीक ना। ये आप याद रखिए, ये एकदम शानदार तरीके से लोकटक झील सबसे बड़ा आपको तैरता हुआ झील है जो मणिपुर में है, ठीक ना, ये मणिपुर में आपको स्थित है। तो इस तरह से शानदार तरीके से आप सब जुड़े रहे, इसके लिए सभी को धन्यवाद। उम्मीद यही करता हूं कि आप सब आगे इसी तरह अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और खूब मन लगा के पढ़ेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ वंदे मातरम। नमस्कार।